नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा और रणनीतिकार की जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि एग्जाम्स के नजरिए से तैयार किया गया एक कंप्लीट गाइड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस कमाल की राजमुद्रा से। इसका मतलब है, जिस तरह दूज का चांद धीरे धीरे बड़ा होता है और पूरी दुनिया उसकी वंदना करती है, ठीक उसी तरह शाहजी के बेटे शिव की ये मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। जरा सोचिए क्या विजन था उनका। इन चंद लाइनों में ही उन्होंने अपने साम्राज्य और आने वाले कल की पूरी भविष्यवाणी कर दी थी। आज की इस चर्चा को हम 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहले उनकी शुरुआती जिंदगी, फिर बीजापुर से संघर्ष, उसके बाद मुगलों से हुई वो जोरदार टक्कर, फिर उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक और आखिर में उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी छोड़ी हुई विरासत। एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्रोनोलॉजी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और बैकग्राउंड की। एग्जाम के लिए ये डेट जरूर नोट कर लीजिए। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी राजे भोंसले एक बेहद पावरफुल सामंत थे, लेकिन शिवाजी के दिमाग में जो स्वराज्य का बीज बोया गया वो पूरी तरह से उनकी माता जीजाबाई की देन था। उनका पॉलिटिकल और रिलीजियस नजरिया उनकी माता के मार्गदर्शन से ही निखरा था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस विजन को हकीकत में बदला और बीजापुर सल्तनत से लोहा लिया। यहां उनकी स्ट्रैटेजी देखने लायक थी। उन्होंने शुरुआत में ही लोकल मावला युवाओं को अपने साथ जोड़ा और फिर शुरू हुआ किलों को जीतने का सिलसिला। 1646 में बीजापुर की आदिलशाही से तोरणा किला छीना। अगले ही साल 1647 तक चाकन से लेकर नीरा तक अपना कंट्रोल कर लिया और 1656 आते आते चंद्रराव मौर्य से जावली भी जीत लिया। ये सब एकदम कैलकुलेटेड मूव्स थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर आपके सामने 1,20,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज खड़ी हो और आपके पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक हो, तो आप क्या करेंगे? 1659 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बीजापुर ने स्वराज्य को कुचलने के लिए अपने सबसे खूंखार जनरल अफजल खान को भेजा था। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और यहीं एंट्री होती है गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की। मराठों ने इस टेक्निक में महारत हासिल कर रखी थी। इसमें सरप्राइज अटैक्स और अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटाई जाती थी। इसी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी से प्रतापगढ़ में अफजल खान का काम तमाम किया गया। ये जीत सच में युद्ध के इतिहास की एक मास्टर क्लास थी। अब रुख करते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक चैप्टर की ओर, शक्तिशाली मुगलों और औरंगजेब के साथ सीधा मुकाबला। ये कहानी तो शायद आपने सुनी ही होगी। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख की विशाल फौज के साथ पुणे भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया? सिर्फ 350 मावलों के साथ रात के अंधेरे में एक ऐसा जबरदस्त छापा मारा कि शाइस्ता खान को अपनी उंगलियां गंवाकर वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस अदम्य साहस ने मुगल खेमे में सच में दहशत फैला दी थी। लेकिन मुगलों की ताकत भी कम नहीं थी। मिर्जा राजा जयसिंह के भारी दबाव के चलते 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। अब एग्जाम के लिए ये नंबर्स रट लीजिए। इस संधि में शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, जिनसे सालाना 4 लाख हूण की कमाई होती थी, और उनके पास बचे सिर्फ 12 किले। ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन जो गिरकर फिर से खड़ा हो, वही असली योद्धा है। जून 1665 में संधि हुई और फिर औरंगजेब ने उन्हें धोखे से आगरा में नजरबंद कर लिया। पर अगस्त 1666 में वो मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर वहां से ऐसे गायब हुए कि मुगल बस देखते रह गए। सुरक्षित रायगढ़ वापस आकर उन्होंने अपनी ताकत फिर से बढ़ाई और 1670 में मुगलों के समृद्ध नगर सूरत पर दोबारा धावा बोला। अब आते हैं इस पूरी यात्रा के क्लाइमैक्स पर, उनका राजाभिषेक और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 50 लाख। जी हाँ, उस जमाने में पूरे 50 लाख रुपए इस भव्य राज्याभिषेक समारोह पर खर्च किए गए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इवेंट कितने बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया होगा। तो डेट थी 6 जून 1674 और जगह थी रायगढ़। यहां उन्होंने आधिकारिक तौर पे छत्रपति की उपाधि धारण की और हिंदवी स्वराज्य का डंका बजा दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में ये पहला पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु हिंदू साम्राज्य था।
उन्होंने खुद के सिक्के भी जारी किए, जो एक इंडिपेंडेंट रूलर होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, उनका शानदार एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी छोड़ी हुई विरासत। ये अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद की जो डिटेल्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। इनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। पेशवा थे प्रधानमंत्री, अमात्य देखते थे फाइनेंस, सचिव का काम था शाही पत्राचार। वहीं सुमंत विदेश मंत्री थे, सेनापति आर्मी चीफ थे, पंडित राव धार्मिक मामले देखते थे, न्यायाधीश न्याय करते थे और मंत्री के पास था इंटेलिजेंस और डेली डायरी का काम। इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो उनका सिस्टम बहुत सॉलिड था। 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला है चौथ, जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला 25% टैक्स था, जिसके बदले उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती थी। और दूसरा था सरदेशमुखी, जो क्षेत्र का सुप्रीम हेड यानी सरदेशमुख होने के नाते एक्स्ट्रा 10% टैक्स वसूला जाता था। अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन जो स्वराज्य की आग उन्होंने लगाई थी वो बुझी नहीं। उनके जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों, पहले संभाजी और फिर राजाराम ने मुगल साम्राज्य से डटकर टक्कर ली। उन्होंने औरंगजेब को पूरे 25 सालों तक दक्कन में ही उलझा कर रखा और स्वराज्य को बचाए रखा। उनके इस महान चरित्र को नमन करने के लिए ये प्रसिद्ध मराठी पंक्तियां एकदम परफेक्ट हैं। शिवरायान से 8वावे स्वरूप, शिवरायान सा 8वावा साशेप, शिवरायान सा 8वावा प्रताप, भूमंडली। यानी इस धरती पर शिवाजी के स्वरूप, उनके एफर्ट्स और उनके पराक्रम को हमेशा याद रखना चाहिए। उनका वो सेक्युलर और टॉलरेंट नजरिया आज भी सुशासन का एक बेहतरीन मॉडल है। और अब जाते जाते आप सबके लिए सोचने को एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर मराठों का ये स्वराज मुगलों को चुनौती देने के लिए खड़ा ही नहीं होता तो आज हमारे भारत का नक्शा कैसा दिखता? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।